नमस्कार मित्रों, स्वागत है मिस्ट्री ऑफ जीके में आपका। आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास से एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं पहला प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मानव को आग की जानकारी कब हुई? मानव को आग की जानकारी कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मानव को आग की जानकारी हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, मानव की आखेटक एवं खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी हुई है। यानी मानव की आखेटक एवं खाद्य संग्राहक की अवस्था किससे जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। अगले प्रश्न की तरफ। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था, वो कौन सा पशु था? वो था कुत्ता। कौन सा पशु? कुत्ता। इसको मिटा देते हैं, कुत्ता। ये होगा इसका कुत्ता। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी? मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा गेहूँ। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? गेहूँ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पांचवें प्रश्न की तरफ। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ है। इसके बाद है अगला प्रश्न, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब कि कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़। इसके बाद है अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? मतलब सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा। इससे परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा था? सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो सिंधु सभ्यता का स्वरूप नगरीय सभ्यता था। मतलब सिंधु सभ्यता में नगर को देखा गया है। नगरीय सभ्यता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल था? सिंधु घाटी का कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्नानागार। स्नानागार सार्वजनिक था। इसके बाद है अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो ये है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल से यह संबंधित है मानव इतिहास के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र का साक्ष्य मिला है? तो सिंधु सभ्यता से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है।
इसके बाद प्रसिद्ध पशुपत मुहर कहाँ से मिले हैं? प्रसिद्ध पशुपत मुहर मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। इसके बाद है सिंधु सभ्यता केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थल बंदरगाह से होता था? तो इसका सही उत्तर होगा दिलमुन। दिलमुन बंदरगाह से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार हुआ करता था। इसके बाद है अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के है? सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 गुणज, 16 गुणज। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो सबसे बड़ी इमारत अन्नागार था, मतलब जहाँ पे अन्न रखा जाता था, अनाज रखा जाता था, वो सबसे बड़ी इमारत थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित था? तो इसमें देखेंगे कि व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंस, ये व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंस ये सभी पशु मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित था। इसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा ईंटों की नाप का अनुपात कितना है? हड़प्पा ईंटों की नाप का अनुपात कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1:2:4, 1:2:4। इसके बाद है अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो वे प्रकृति की उपासना करते थे, प्रकृति के पूजा करते थे। इसके बाद है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? वर्ण व्यवस्था का विवरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो होता है ऋग्वेद के 10वें मंडल से, ऋग्वेद के 10वें मंडल से। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग का होगा, उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? तो वो था वर्ण व्यवस्था। कौन सा था? वर्ण व्यवस्था। इसके बाद अगला प्रश्न होगा, पतंजलि एक ऋषि हुआ करते थे, तो उनका संबंध किस रचना से है? पतंजलि का संबंध किस रचना से है? तो उनका संबंध महाकाव्य से है, उनका संबंध महाकाव्य से है। इसके बाद है अगला प्रश्न है पाणिनि का संबंध, पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि व्याकरण के विद्वान थे, पाणिनि व्याकरण के विद्वान थे। इसके बाद है अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? तो वैदिक समाज में पैतृक परिवार का अस्तित्व था, प्राकृतिक पूजा का अस्तित्व था, और इसके बाद वर्ण प्रथा का भी अस्तित्व था। यानी इन सभी ये इसका विकल्प हो जाएगा, मतलब कि पैतृक परिवार, प्राकृतिक पूजा और इसके बाद हो गया वर्ण व्यवस्था, वर्ण प्रथा, ये तीनों सभी हुआ करते थे वैदिक काल के समाज में। अगला प्रश्न होगा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, वहीं से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है।
इसके बाद है अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? तो ये उपनिषद में व्यक्त की गई थी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार कौन सा था? मतलब कि वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से जो उपहार दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? उसको बोलते थे बलि। बलि दिया जाता था राजा को स्वेच्छा के अनुसार। उसके बाद है अगला प्रश्न होगा, अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित है? अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित है? तो वो है विवाह से संबंधित है। इसके बाद होगा अगला प्रश्न हम लोग का है, निम्न में कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है? निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांडों से विशेष रूप से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है विशेष रूप से। इसके बाद है, सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो ये वशिष्ठ के नेतृत्व में लड़ा गया था। अगला प्रश्न होगा, ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो ये होगा इसका सही उत्तर सोम को ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे पूर्व जानने वाली स्मृति वो है मनुस्मृति। वो कौन सा है? मनुस्मृति। आगे होगा ये है मनुस्मृति। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का सर्व प्रमुख देवता किसे कहा जाता है? तो वो है इंद्र को सर्व प्रमुख देवता कहा जाता है। इसके बाद है, निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था वो किसका था? निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था तो वो था निष्क का सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था। इसके बाद है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य में रचित है? निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य में रचित है? तो सही उत्तर होगा यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? तो ये नैतिक व्यवस्था से है। नैतिक व्यवस्था से इसका संबंध है रीत शब्द का। इसके बाद है अगला प्रश्न, ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। मतलब कि ऋग्वेद में सीता शब्द का अर्थ क्या बतलाया गया है उसे हमें बताना है। तो सीता शब्द का अर्थ हल रेखा से है। अगला प्रश्न होगा हम लोग का 39वां, वैदिक काल में, इसे मिटा देते हैं इसे, हाँ। इसके बाद होगा, वैदिक काल में द्विज में शामिल कौन थे? वैदिक काल में द्विज हुआ करता था, उसमें शामिल कौन थे? तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, ये तीनों शामिल हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। इसके बाद है 40वां प्रश्न, पृथ्वी से संबंधित देवता कौन थे? तो पृथ्वी से संबंधित देवता अग्नि थे। आगे होगा अग्नि थे। अगला प्रश्न है,
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, मतलब नदी कौन थी, तो वो थी सिंधु नदी, सिंधु नदी। अगला प्रश्न, सामान्य परिस्थिति में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसे था, किसे था, तो वो था पुत्री, पुत्री की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक होगा न पेरिपल्स है, न प्लिनी है, न टॉमनी है, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं है, यानी इसका अज्ञात है, इसका अज्ञात है। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था या है, इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के शासन के लिए प्रसिद्ध है, तो ग्राम, तो इसका उत्तर ग्राम प्रशासन से होगा। आगे इसका उत्तर होगा ग्राम प्रशासन, ग्राम प्रशासन से, इसका ये उत्तर होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न होगा, संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवस्था था, संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवस्था कौन सा था, तो वो था मसाला उद्योग, मसाला उद्योग। अगला प्रश्न होगा, आहत सिक्के कब मिले, आहत सिक्के कब मिले, तो ये 7वीं शताब्दी में मिले, 7वीं शताब्दी में मिले। इसके बाद अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है, तो ये हम लोग को अंगुत्तर निकाय में उपस्थित है। इसके बाद है अगला प्रश्न मिलेगा हम लोग को, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, तो वो था अवंतिका। इसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो उन्होंने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। इस प्रकार हम लोग आज के इस वीडियो में 50 प्रश्न प्राचीन भारत से देखे जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग को थैंक यू। हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।